और इसके बाद ब्रिटेन, जो अब तक जर्मनी को बहुत ही सिंपैथी की नजरों से देखता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुई, वो अब पूरी तरीके से जर्मनी के अगेंस्ट हो गया और उसने जर्मनी के ऊपर अटैक किया। Hello everyone, I am Akhilesh and today we are going to start with the next chapter of history, that is Nazism and the rise of Hitler. हिटलर के बारे में जैसे ही सुनते हैं वैसे ही बहुत सारी कहानी, बहुत सारी क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में आने लगती है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक 11 साल के लड़के से जिसका नाम है हेलमट। हेलमट लेटा हुआ था और वो अपने माँ और अपने पिता को बात करते हुए सुनता है। वो लोग कुछ गंभीर आवाज में कुछ डिस्कस कर रहे थे। उसके फादर कहते हैं कि ये वो टाइम आ गया है जब या तो मुझे तुम सभी लोगों को मार करके खुद भी सुसाइड कर लेना चाहिए या फिर तुम सब लोगों को छोड़ करके मुझे ही केवल सुसाइड कर लेना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे वो सब लोग पिकनिक पे जाते हैं। पिकनिक में जा करके एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, क्योंकि ये उन सब का साथ में एक आखिरी दिन था। अगले दिन जब हेलमट उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने अपने आप को गोली मार ली है और उसने खुद अपने फादर की खून से लथपथ उस यूनिफॉर्म को फायर प्लेस पे जलते हुए देखा था। He was so traumatized कि अगले 9 साल तक उसने अपने घर पे खाना नहीं खाया, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं उसकी मदर उसके खाने में जहर मिला करके ना दे दे। टाइम था 1945 का, जब जर्मनी ने अपने आप को सरेंडर कर लिया था एलिस पावर के अंडर। अब एलिस पावर क्या थे, जर्मनी में क्या हो रहा था, हेलमट के फादर कौन थे, ये सारे क्वेश्चंस आप सबके दिमाग में उठ रहे होंगे। तो मैं बताता हूं कि जर्मनी में उस समय नाजी रूल था, यानी हिटलर के अंडर जो उसकी पार्टी थी उसका नाम था नाजी। और हेलमट के जो फादर थे वो उसी नाजी पार्टी के एक मेंबर थे। और अब क्योंकि जर्मनी हार चुका था तो उन सभी लोगों को सरेंडर करना पड़ा था। और ऐसी कंडीशन में न्यूरमबर्ग में एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया, एक ऐसे जस्टिस का गठन किया गया जिसमें नाजी के सभी मेंबर्स को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंतर्गत सजा देने का फैसला किया गया। और इसके बाद हिटलर ने अपनी फैमिली के साथ एक बंकर में, बंकर वो होता है जो अंडरग्राउंड एक रूम बनाया जाता है छुपने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वॉर, वहां पर उसने और उसकी फैमिली ने अपने कुछ बहुत ही क्लोज मेंबर्स ऑफ नाजी के साथ में खुद को गोली मार ली और उन सभी लोगों ने वहां पर सुसाइड कमिट कर लिया। आखिर नाजी ने ऐसा क्या किया था जर्मनी के अंदर जिसकी वजह से आज हिटलर, जो कि उनका लीडर था, जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि वो बहुत पावरफुल था, उसको सुसाइड करने की नौबत आ गई। वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन उसके लिए हमें जाना होगा फ्लैशबैक में डायरेक्ट टू द वेमार रिपब्लिक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1914 टिल 1918। उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था एंड वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी, जहां पर उस टाइम पर मोनार्की सिस्टम ऑलरेडी लागू था, उसके साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली, ये एम्पायर्स थे और ये एम्पायर्स कहलाते थे सेंट्रल पावर्स के नाम पर। जर्मनी उस समय भी एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था। और दूसरी तरफ थे एलीज। एलीज में बेसिकली इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस, ये कॉम्बिनेशन बनता था। हियर इन दोनों पावर्स के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उस दौरान जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस में बहुत ही जल्द कब्जा कर लिया। और उसके बाद एंट्री होती है हीरो की तरह यूएस की, और यूएस जो था वो जुड़ता है एलीज के साथ, यानी एलीज पावर के साथ। और जैसे ही यूएस एंट्री करता है 1917 में, 1918 में पूरा का पूरा प्लान, पूरा का पूरा प्लॉट चेंज हो जाता है और जर्मनी के साथ साथ जो सेंट्रल पावर्स थी, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली, इनकी हार हो जाती है और अमेरिका के एंट्री लेने की वजह से जो एक्सेस पावर्स थे वो जीत जाते हैं। इसके बाद जर्मनी में पूरी तरीके से दूसरे कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस डालना स्टार्ट करते हैं और वहां पर गठन होता है वेमार रिपब्लिक का। वेमार रिपब्लिक जब वहां पर आती है तो जर्मनी के ही लोग उसका वेलकम नहीं करते हैं, वो वेमार रिपब्लिक को पसंद ही नहीं करते हैं। तो आखिर वेमार रिपब्लिक था क्या और जर्मनी के ही वेमार रिपब्लिक को जर्मनी के ही लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे?
So basically, the National Assembly people had actually met at Weimar and they made the Weimar Republic out there, और वो था वहां का पार्लियामेंट, जिसको कि प्रॉपरली फेडरल सिचुएशन के साथ, यानी कि लोगों ने वोट करके, यहां तक कि वुमेन्स ने भी उसके लिए वोट किया था और वहां का पार्लियामेंट बना था। इसी वेमार रिपब्लिक को हम रीस्टार्ट भी कहते हैं। लेकिन आखिर लोग इसका अपोज क्यों कर रहे थे? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है कि जर्मनी के ऊपर ब्लेम लगाया गया कि पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अगर आप नहीं चाहते तो ये वर्ल्ड वॉर कभी नहीं होता। और उन्होंने सारा का सारा ब्लेम जर्मनी के ऊपर रख दिया और वेमार रिपब्लिक ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। वॉर के जितने भी एक्सपेंसेस थे, अराउंड 6 बिलियन मार्क वाज द करेंसी ऑफ जर्मनी, 6 बिलियन मार्क का मुआवजा जो है वो जर्मनी को पे करना पड़ा। इतना ही नहीं, उसको अपनी 13% टेरिटरीज, अपना 75% आयरन और 26% कोल कंप्लीटली देना पड़ा फ्रांस, बेल्जियम, लिथुआनिया, इन सारी कंट्रीज को। जिसके बाद उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी जो इकोनॉमिक बैकबोन थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टूट गई, इतनी ज्यादा टूट गई कि वहां के लोगों को लगा कि अब हम लोग फाइनेंशियली बर्स्ट हो जाएंगे। और एक राइनलैंड नाम की जगह थी जो कि रिसोर्सेस से भरी हुई थी, यानी कि वहां पर बहुत सारा मिनरल डिपॉजिट था, जिसे कि फ्रांस ने जर्मनी से ले लिया। वेमार रिपब्लिक ने जिस तरीके से जर्मनी की पूरी इकोनॉमिक बैकग्राउंड को तोड़ दिया था, वहां के लोग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी वॉर ह्यूमिलिएशन के साथ उन्हें इतने बड़े अमाउंट में अपने रिसोर्सेस को देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से फाइनेंशियली वीक होने लगे थे। और यही सिचुएशन थी जब उन्होंने इसके अगेंस्ट खड़े होने का फैसला किया। और जो लोग वेमार रिपब्लिक के फेवर में बोलते थे, स्पेशली दे वर सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, उन सभी लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ा था, क्योंकि वॉर से सभी देशों को, चाहे वो जीता हो या हारा हो, उन सभी लोगों को बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ी थी। यही 1923 की बात जब हम लोग करते हैं, उस समय जर्मनी की सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ ही रहा था। साथ ही साथ वहां पर मिलिट्रीज को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है, सिविलियन से ऊपर रखा जाता था सोल्जर्स को, लेकिन ये असलियत नहीं थी। असलियत ये थी कि सोल्जर्स भी बहुत ही सफरिंग सिचुएशंस में वहां पर रह रहे थे। यहां तक कि जर्मनी ने अपनी पूरी लड़ाई का जितना भी खर्चा था वो लोन पर किया था, और अब उनके ऊपर वो लोन ऑलरेडी चढ़ा हुआ था। हारने के बाद उन्हें इस लोन को गोल्ड के थ्रू चुकाना था, लेकिन एक लिमिट के बाद जब उनका गोल्ड रिसोर्स भी खत्म हो गया, वो फ्रांस को ये लोन नहीं चुका सके, और इसकी वजह से फ्रेंच ने उनके रूहर वैली, जहां पर गोल्ड के माइंस थे, उन सब के ऊपर जबरन कब्जा कर लिया। और यहीं से इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम स्टार्ट हो गया। यहां पर जो जर्मनी थी उसने अपनी करेंसी को अंधाधुंध रेकलेसली छापना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जो करेंसी मार्क थी उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती गई। जहां जनवरी में और फरवरी में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 24,000 थी, वहीं दिसंबर तक आते आते एक यूएस डॉलर की जो कीमत थी वो तकरीबन 98 लाख से भी ऊपर चली गई थी। And this was the condition that is called as hyperinflation. जहां जर्मन मार्क की कीमत लगातार गिर रही थी, वहीं 1924 से लेकर के 1928 तक का टाइम ऐसा था जब लगा कि शायद जर्मनी की कंडीशन कुछ बेटर हो रही है। उस समय उनकी ज्यादातर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स और रिकवरी जो थी वो शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, जो कि उन्होंने डायरेक्टली फ्रॉम यूएसए लिया हुआ था। ये समझ लीजिए जैसे यूएसए ने जर्मनी को गोद ले रखा हो। लेकिन हुआ ये कि जर्मनी की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट थी वो क्रैश हो गई। उसके क्रैश होते ही करीबन 30 मिलियन शेयर्स एक ही दिन में बेच दिए गए, और डे था 24 अक्टूबर का।
इसके साथ ही तकरीबन 6 मिलियन लोग जो कि वर्कर क्लास से थे, जो कि पीसेंट्स थे, जो मिल वर्कर्स थे और बड़ी कंपनी के होल्डर्स थे, वो सभी के सभी सड़कों पर आ गए थे। उनके पास जॉब नहीं था और ये बड़े ही रिसेशन का टाइम आ गया था। इस रिसेशन पीरियड में जहां उनके पास जॉब नहीं थी, वो लोग अपने गले में एक तख्ती टांग करके घूमते थे जिसके ऊपर लिखा होता था विलिंग टू वर्क एनीथिंग। वो किसी भी काम को करने के लिए रेडी थे, किसी भी तरीके के काम को करने के लिए रेडी थी। इतनी बैड कंडीशन आ गई कि एक लोफ ब्रेड खरीदने के लिए जर्मनी के लोगों को कार्ट में भर भर करके पैसे ले जाने होते थे जहां से वो एक लोफ ब्रेड खरीद पाते थे। तो इस तरीके की वर्स्ट सिचुएशन थी जिसे हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं। जहां जर्मनी का यूथ सड़कों पर नौकरी के लिए भटक रहा था, वहीं दूसरी तरफ देयर वाज अ ग्रेट इनस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, इन द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। As you all know that the people did not welcome the Weimar Republic and after that एक के बाद एक इवेंट्स ऐसे होते गए जिसने जर्मनी को एक बहुत ही पुअर कंट्री बना करके छोड़ दिया और इसके साथ ही वहां की जो गवर्नमेंट थी वो भी कंप्लीटली अनस्टेबल हो गई। इसके पीछे दो रीजन थे। पहला रीजन वाज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकंड रीजन वाज आर्टिकल 48। क्या था ये? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मायने थे कि वहां पर जो लोग हैं वो किसी भी एक पार्टी को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इलेक्शंस में। दैट मींस वहां बन जाएगी एक कोएलिशन गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ था आर्टिकल 48 जो कि वहां के प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लागू करने का राइट देता था। अल्टीमेटली ये दोनों सिचुएशंस जो होती हैं, इसकी वजह से जो डिक्टेटरशिप है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे जो उनकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट थी वो भी ब्रेक डाउन होने लगी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, जिसकी वजह से जर्मनी डायरेक्शन में जाने लगा टुवर्ड्स द डिक्टेटरशिप। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब तक का जो टाइम पीरियड था उसमें हमने देखा कि जर्मनी हारने के बाद बहुत ही बुरी सिचुएशन में आ गया था। बट यहीं पर राइज होता है एक ऐसी पावर का, एक ऐसे पर्सन का जिसने जर्मनी के फ्यूचर को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। इस सिचुएशन में एज आई टोल्ड यू दैट ये सिचुएशन वल्नरेबल होती है डिक्टेटरशिप के लिए। हम बात करने जा रहे हैं हिटलर की। चलते हैं फ्लैशबैक टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उस समय हिटलर ने अपने आप को आर्मी में इनरोल कराया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ। उसने अपना पूरा बचपन और अपनी पूरी यूथ जो थी वो एक गरीबी में काटी। उसने बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप को ग्रो किया और उसके बाद ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसने अपने आप को जर्मनी की मिलिट्री के साथ में इनरोल करा लिया और उसके बाद उसने वहां पर उस फौज में रहते हुए बहुत सारे ब्रेवरी के मेडल्स जो थे वो अपने नाम किए। उसने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचाया जहां पर लोग उसे एज अ लीडर कंसीडर करने लगे थे। और यहीं पर उसके बाद उसने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी को ज्वाइन करते ही कहीं ना कहीं उसके पास वो एनर्जी, वो इंथुजियाज्म अभी भी बना हुआ था जिससे कि वो जर्मनी को बाहर निकालना चाहता था। और इसी वजह से उसने इस पूरी की पूरी पार्टी में अपना कंप्लीट डेडिकेशन देके इस पार्टी को चेंज कर दिया और नेशनलिस्ट सोशल जर्मन पार्टी नाम दे दिया, जिसको कि हम बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसका अपना खुद का एक अलग ही प्रोपेगेंडा था। 1923 में उसने बवेरिया के अंदर एंट्री ली। वहां से वो बर्लिन पहुंचा और वो वहां पर उस पार्लियामेंट को गिरा देना चाहता था। बट एनी हाउ वो पकड़ा जाता है अपने साथियों के साथ में, उसको जेल होती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस बाहर आ जाता है। आफ्टर दैट वो अपनी पार्टी के ऊपर कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट करता है, अपनी पार्टी को ग्रो कराने की कोशिश करता है और ग्रो कराते हुए 1928 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। 1928 के इलेक्शन में जहां उसको 2.6% वोट मिलते हैं, यानी कि उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके बाद भी वो हार नहीं मानता है, आगे बढ़ता रहता है, अपनी पार्टी को और ग्रो कराता है, अपने यहाँ एक फिलॉसफी डेवलप करता है, उस फिलॉसफी से वो लोगों को इंप्रेस करता है। और 1932 में उसको सबसे हाईएस्ट वोट मिलते हैं वेमार रिपब्लिक के सामने। अब ये एक नई पार्टी खड़ी हो रही थी जो कि बहुत ही इंपैक्टफुल थी, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और यहीं से हिटलर अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता है।
लेकिन ऐसा क्या था हिटलर के अंदर जिसकी वजह से लोग उसको वोट करने लगे थे? जहां एक तरफ 1928 में उसको बहुत कम वोट्स मिले थे, 1932 में उसके पास 37% वोट आ गए थे। कुछ क्वालिटीज थी हिटलर के अंदर। जैसे पहली क्वालिटी थी दैट ही वाज अ ग्रेट स्पीकर। जिस समय वो बोलता था लोग उसको सुनते थे, लोग उसको पसंद करते थे और उसके एंथुजियाज्म को अपने अंदर फील करते थे। उसने कहा कि वो जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहता है और इसके लिए उसने बहुत सारे पॉइंट्स लोगों के सामने रखे। साथ ही साथ उसने कहा कि वर्साइलेस की ट्रीटी जिसने जर्मनी को कंप्लीटली तोड़ के रख दिया था, मैं उस ट्रीटी को भी निरस्त कर दूंगा। तीसरा पॉइंट जो उसने बोला था वो था कि यहाँ पे जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, मैं उन सभी लोगों को जॉब दूंगा, उन सभी लोगों को मैं नौकरी दूंगा, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में हो, कहीं पर भी मैं उन्हें जरूर नौकरी दूंगा। और चौथा पॉइंट जो उसने बोला था वो ये था कि जितना भी फॉरेन इंटरफेरेंस है, फॉरेन की कंट्रीज लाइक यूएस है या फ्रांस है, उनका जो भी इंटरफेरेंस है वो उसको ब्रेक कर देगा। साथ ही साथ जितने भी रिसोर्सेसफुल जैसे राइनलैंड या रूअर वैली, जो भी चीज उससे छिना ली गई है, जर्मनी से ले ली गई है, वो उन सब को वापस जर्मनी में जोड़ देगा। एंड दैट वाज ही। और इसके बाद वो आगे बढ़ता रहा, उसने अपनी फिलॉसफी डेवलप करी और फिर उसने अपने आप को प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाया और कैसे पार्लियामेंट को किया वो हम आगे पढ़ेंगे। अब उसको वोट्स भी मिल गए और वो एक अच्छी पोजीशन पर भी पहुंच गया। लेकिन इसके बाद जो वहां के प्रेसिडेंट थे जर्मनी के, हिंडनबर्ग, वो हिटलर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। And that's why he gave the highest position of the cabinet ministers, that is of chancellorship, is given to the Hitler by the president of Germany, Hindenburg. After getting a great support in elections, जो हिटलर था वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, यहां तक कि प्रेसिडेंट भी उसकी तारीफ करते थे। और इसी वजह से प्रेसिडेंट ने हिटलर को कैबिनेट मिनिस्टर्स की सबसे बड़ी पोस्ट यानी चांसलरशिप की जो पोस्ट थी वो दे दी। जैसे ही हिटलर के पास चांसलरशिप की पोस्ट आई, उसने पार्लियामेंट में आग लगवा दी और उसने पूरा का पूरा पार्लियामेंट जला के खाक कर दिया। इसके बाद, इस फायर डिक्री के बाद, उसने तुरंत ही वहां पे पूरी तरीके से अपने रूल को लागू कर दिया। एंड दिस फायर डिक्री कॉज्ड अ ग्रेट टेंशन इन द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। सो नाउ उसने सबसे पहले जो फ्रीडम मिली हुई थी थ्रू द वीमार रिपब्लिक, दैट वाज टू स्पीच, टू प्रेस एंड फॉर द असेंबली, उसने इन तीनों चीजों को निरस्त कर दिया। यानी किसी भी तरीके से लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। और वहीं से उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जर्मनी के ऊपर लागू करने स्टार्ट कर दिए। उसने साइंटिफिक थ्योरीज अपनाई जो कि थी डार्विन की और हर्बर्ट स्पेंसर की। ऑल्दो डार्विन की थ्योरी केवल एनिमल्स के ऊपर लागू होती थी, दैट ओनली द फिटेस्ट पर्सन वही आगे सर्वाइव करेगा, दैट इज फॉर द एनिमल्स दैट द ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव। द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी जो थी एनिमल्स के ऊपर लागू होती थी। लाइक हम लोगों ने डायनासोर्स के बारे में पढ़ा था, बिकॉज दे वर नॉट फिट into the environment, the changes of the environment, that is why they have been destroyed। वही थ्योरी उसने ह्यूमंस के ऊपर लागू कर दी। उसने कहा केवल एक अच्छी रेस यानी एक अच्छी जात का ही आगे बढ़ना जरूरी है। और इसी वजह से उसने ज्यूस और जिप्सीज को किल करना स्टार्ट कर दिया। उसने उन्हें लाइन से खड़े करके 6 मिलियन ज्यूस, 200,000 जिप्सीज, 70,000 जर्मन्स और 1 मिलियन पॉलिश को गोली मार दी और उसने इन सब लोगों को कत्ल कर दिया। साथ ही वो आगे बढ़ करके उसने कहा केवल आर्यन रेस के जो लोग हैं, जो नॉर्डिक आर्यंस हैं, केवल वही एक ऐसी स्पीशीज है या कह सकते वो एक ऐसी रेस है जिसको आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। लाइक वी से कि अगर इंडिया में है तो हम ये कह दें केवल हिंदूज को आगे बढ़ने का अधिकार है, या केवल किसी और कम्युनिटी के नाम लेकर के बोल दे केवल उनको आगे बढ़ने का अधिकार है और बाकी जो दूसरी कम्युनिटी के हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाएगा। So that was Hitler. After that, what happened? The Nazi philosophy, under the Nazi philosophy, they started mass killing. उन्होंने mass killing start कर दी। लोगों को गैस चैम्बर्स में भेज दिया जाता था और इन्होंने इसको decontamination का भी नाम दिया, because they want to remove all of them from Germany।
यहां तक कि वो वर्ल्ड पेस पे भी यही सोचता था कि पूरे वर्ल्ड में केवल आर्यंस ही ऐसी जाति होनी चाहिए या ऐसी रेस होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होगी। यहां तक कि उसने वुमेन्स को भी कंट्रोल करके रखा हुआ था। He said that women of Germany are allowed to only raise the Nordic Aryans. They are completely banned to look any other person or to get married to any other person. और इस तरीके से उसने मेंस को भी या बॉयज को भी, जो छोटे बच्चे होते थे उन लोगों को भी एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ था। दे सेड दे आर ओनली मीन टू बी मैस्कुलिन, दे ओनली गो और प्ले लाइक those games which are very like aggressive, like boxing उन्हें करनी है या उन्हें कुछ martial arts का करना है, इस तरीके की चीजें उन्होंने फिक्स कर दी that boys should learn only these things। और नाजी फिलॉसफी उसने वहां पर लागू करी। He said that women are supposed to give Nazi philosophy to their children. उन्हें ये बताना होगा कि आपको जर्मनी के लिए जीना है, आपको एक टाइम के बाद मिलिट्री में भर्ती हो जाना है और आपको केवल हिटलर की ही पूजा करनी है। उसने ये चीजें वहां के विमेन्स के अंदर डाल दी थी। इतना ही नहीं, उसने विमेन्स को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स भी दिए थे। Like he gave bronze medal to the woman who gave child to 4 children. He gave silver medal the woman who gave birth to 6 children and gold medal for the woman who gave birth to 8 children. और इस तरीके से उसने नाजी फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस करना चालू किया। उसने स्कूल्स के पूरे सिलेबस को चेंज कर दिया और सारी की सारी बुक्स में केवल और केवल तारीफ होती थी नाजी फिलॉसफी की। यहां तक कि जो पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स आते थे उनके साथ भी केवल और केवल नाजी फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की बात कही जाती थी। और इस तरीके से उसने पूरे के पूरे देश में प्रेस एक्ट लागू कर रखा था, जिसकी वजह से वहां पे बाहर की कोई न्यूज नहीं आएगी, कोई भी प्रेस नाजी के अगेंस्ट कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, जिससे लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है और वो रिवोल्ट कैसे कर सकते हैं। और इस तरीके से उसने कंप्लीटली कैप्चर करके रखा हुआ था अपनी नाजी फिलॉसफी के थ्रू इस पूरे के पूरे जर्मनी के ऊपर। एंड विद द नाजी फिलॉसफी उसने जहां पूरे के पूरे जर्मनी के ऊपर अपना कैप्चर करके रखा हुआ था, उसने अब विस्तारीकरण के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। नाउ ही वांट टू स्प्रेड हिज बाउंड्रीज बियॉन्ड द जर्मनी एंड द फर्स्ट स्टेप व्हाट ही डिड वाज टू कैप्चर द पोलैंड। एज ही कैप्चर्ड द पोलैंड, द सेकंड स्टेप वाज द ब्रिटेन। ब्रिटेन वाज कंप्लीटली एंग्री विथ द जर्मनीज एक्सटेंशन ऑफ द पावर। और इसके बाद ब्रिटेन, जो अब तक जर्मनी को बहुत ही सिंपैथी की नजरों से देखता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुई है, वो अब पूरी तरीके से जर्मनी के अगेंस्ट हो गया और उसने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया। तो जहां एक तरफ वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जर्मनी के ऊपर ब्रिटेन बम्बार्डिंग कर रहा था, फ्रांस ने भी उसका साथ दिया, वहीं दूसरी तरफ बिना जाने पूछे जर्मनी ने सीधे जाकर के रशिया के ऊपर अटैक कर लिया और उसके काफी एरिया को अपने अंडर में ले लिया, जिसके बाद रशिया बौखला गया और उसने जर्मनी के ऊपर री अटैक किया और उसने बर्लिन तक कैप्चर कर लिया। एक तरफ जर्मनी के ऊपर बम्बार्डिंग हो रही थी ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ जो वॉर उसने स्टार्ट की थी रशिया के साथ, उसकी वजह से पूरी की पूरी जर्मनी चारों तरफ से घिर चुकी थी और अब टाइम आ गया था हिटलर के एंड का। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जापान ने एक एलाइज फॉर्म करी हुई थी जर्मनी के साथ मिलके, उसको लगता था कि उसके साथ वर्ल्ड पावर है तो वो भी अपने आप को विस्तृत कर सकता है, अपने आप को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और इसी वजह से उसने क्या किया, इंडो चाइना वाले रीजन के ऊपर अटैक किया और वहां से वो उस पूरे रीजन को कैप्चर कर लेना चाहता था। इंडो चाइना वाला रीजन बेसिकली फिलीपींस और लाओस वाला रीजन है जिसके ऊपर जापान कैप्चर करना चाहता था। पैसिफिक ओशन के पास एक पर्ल हार्बर नाम की जगह है जहां पर डॉकयार्ड है जिसमें कि यूएस के जहाज खड़े होते थे, पानी वाले जहाज खड़े होते थे, और उसने उनके उसी जहाज के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए, जिसके बाद यूएसए ने एंट्री ली वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जो अब तक शांत बैठा था क्योंकि वो इस वॉर में दोबारा हिस्सा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसके साथ बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आई थी। लेकिन जैसे ही जापान ने उनके जहाज के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया, दे ड्रॉप द एटम बॉम्ब ऑन जापान, और इसके साथ ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो एंड पर आ गया।
That is all for today, and in our next session we are going to study about more about some leaders in Germany and the Europe